क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर, और चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दो शब्द आ गए, वेजिटेशन प्लस वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम देखेंगे पेड़ पौधों के बारे में, वाइल्ड लाइफ में हम देखेंगे जीव जंतु के बारे में। अब आपका चैप्टर आपकी बुक में कैसे स्टार्ट हो रहा है? सलीमा समर कैंप। तो सलीमा एक स्टोरी को रिकॉल करती है जब वो हिमाचल ट्रिप पे गई थी। तो सलीमा ने क्या देखा वहां पे हिमाचल ट्रिप पे जाते, उसने ऑब्जर्व करा कि वो जैसे जैसे बस में बैठने के बाद में ऊपर चढ़ते जा रहे थे, उनकी बस जैसे जैसे पहाड़ों पे जा रही थी, तो पहाड़ों पे जाते हुए क्या देखा कि एक समय पे उसे दिख रहा है जो फुटहिल्स थी, मतलब जब पहाड़ स्टार्ट नहीं हुए थे उसके पहले वहां पे जो वेजिटेशन था, वहां पे जो पेड़ पौधे थे वो अलग तरह के थे, वहां पेड़ थे बड़े बड़े, ये सारी चीजें देखने को मिली। फिर जब थोड़ा एल्टीट्यूड बढ़ता है उनका, जब उनकी गाड़ी ऊपर जाती है तो ऊपर जाने पर उन्हें क्या दिखता है कि अब जो टाइप ऑफ ट्रीज वो नीचे देख रहे थे वैसे पेड़ नहीं मिलते उन्हें। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर गए तो टाइप ऑफ ट्री जो है वो चेंज हो गए और अब उन्हें कोनीफेरस टाइप ऑफ ट्री दिख रहे थे, मतलब इस तरह के पेड़ दिख रहे थे जो कोन शेप बनाए हुए थे। तो उनकी लीव्स जो रहती है वो पॉइंटेड रहती है, ट्री का शेप जो रहता है तो कोन की तरह रहता है। ठीक है, चलो फिर और ऊपर जब जब वो रोहतांग पास के पास में जाते, दूर से देखते हैं कि जो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स पे अब ज्यादा पेड़ नहीं है, छोटी छोटी श्रब्स हैं, और वो श्रब्स के आजू बाजू क्या है, स्नो कवर्ड एरिया दिख रहा है उन्हें। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। समझने वाली चीज ये देखिए कि जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, उस पूरी जर्नी में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेजिटेशन जो है वो जगह, हर जगह पे एक अलग वेजिटेशन है, अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग वहां का लैंडस्केप देखने को मिला उन्हें। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमेशा इस चीज की गांठ बांध के रखना है कि आप जब भी जहां भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बस ये नहीं कि चले गए गाड़ी में बैठ के, ऑब्जर्व कीजिए अपने आजू बाजू चीजों को, और इसी ऑब्जर्वेशन में आपको पढ़ने का मजा आएगा। पढ़ने का मजा तभी है तब आप आपकी पढ़ाई को रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप सिर्फ किताबों तक ही सीमित रख रहे हैं अपनी पढ़ाई को तो ऐसी पढ़ाई मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो किताबों में पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना चालू कर देंगे, उस दिन तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ाई एक बोझ है। ठीक है, पढ़ाई एक मजे की तरह लगेगी। बाकी अगर यहां पे हम स्टोरी को कनेक्ट करें तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सलीमा ने ऑब्जर्व करी, वो चेंज होती है। ठीक है, ओवर द डिस्टेंस, तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अब ये चेंज क्यों हो रही है, तो चेंज होने के पीछे एक नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स आर वर्किंग ओवर इट। ठीक है, तो ये वेजिटेशन क्यों बदला, तो देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाइट ऑफ द लैंड, वो जब फुटहिल्स पे थे, जब पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, तब अलग तरह का वेजिटेशन, तब अलग तरह के पेड़ पौधे, तब अलग तरह के जानवर उन्हें वहां दिखे होंगे। ठीक है, और फिर जब वो ऊपर गए होंगे तो ऊपर उन्होंने देखा स्नो कवर्ड सब कुछ, वहां पे पेड़ अलग, वहां पे पौधे अलग, ये सारी चीजें। ये चेंज किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस चीज पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर क्या लिखेंगे आप, हाइट ऑफ लैंड। ठीक है, दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है कि वहां पे किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। वेदर और क्लाइमेट हमने आपको बताया था एयर वाले चैप्टर में कि वेदर टेम्पररी चीज होती है, क्लाइमेट वहां का परमानेंट। तो अब क्लाइमेट अगर देखो आप तो हिमालयस पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, एकदम चिल्ड। ठीक है, पूरा ठंडा, बर्फ वगैरह सारी चीजें, और वही क्लाइमेट आप किसी कोस्टल एरिया में चले जाओगे तो ह्यूमिड सा रहेगा। ठीक है, तो वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि जहां जैसा क्लाइमेट होगा वहां वैसा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। अगला क्या है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, कहां कितनी गर्मी आ रही है, वहां हवा में कितना मॉइस्चर है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वहां कैसे पेड़ रहने वाले हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, की सॉइल कितनी मोटी है, वहां पे सॉइल फर्टाइल है या नहीं है। सॉइल में ज्यादा स्लोप होगा तो सारे फर्टाइल एलिमेंट्स बह जाएंगे। तो इस तरह से सॉइल कैसी है, ठीक है, सॉइल का स्लोप कैसा है, स्लोप के बाद में वो सॉइल के अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या कंटेंट है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इन सभी फैक्टर्स के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और तीसरा जो है वो है श्रब्स। फॉरेस्ट कैसे, फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट वहीं बनेगा जहां सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल हो, सफिशिएंट पानी हो, पानी के साथ साथ में एक सूटेबल टेम्परेचर हो, जो इतना टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो पेड़ों के अंदर जान दे सके। तो कहां फॉरेस्ट ग्रो होंगे, तो फॉरेस्ट ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जहां पे खूब पानी गिर रहा है, खूब सनलाइट मिल रही है, खूब टेम्परेचर मिल रहा है, तो वहां डेंस फॉरेस्ट, एकदम घने जंगल। ठीक है, घने जंगल होते हैं, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट जो है तो बहुत घना जंगल है वो, वहां पे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। फिर आगे अगर हम देखें दूसरा, तो कुछ ओपन फॉरेस्ट होते हैं। ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो वो उतने घने नहीं होते, उतने डेंस नहीं होते जितने हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या रहती है, थोड़ी स्पेस रहती है, तो वो ओपन फॉरेस्ट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर एंड रेनफॉल, फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, डेंस और ओपन फॉरेस्ट। अब देखो ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड मतलब क्या है कि जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन, बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड ट्रैक नहीं है, पेड़ ही पेड़ नहीं है,
खुला एरिया है लेकिन ग्रास देखने को मिलती है। तो जो ग्रासलैंड एरिया रहता है, आप ऐसा मत सोचना कि ग्रासलैंड में एक भी पेड़ नहीं होगा, पेड़ होंगे लेकिन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, आप उसे जंगल नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो ग्रासलैंड होते हैं, तो ग्रासलैंड ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। अब क्योंकि यहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, तो इस कारण से यहां पे क्या होता है, प्लेन ग्रासलैंड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ग्रासलैंड भी देखो क्या होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है। ट्रॉपिकल सुनते से आपके मन में ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है ये ट्रॉपिकल हो गया। तो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है, मतलब इस एरिया में जहां मॉडरेट रेनफॉल होगी वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहां, तो टेम्परेट ग्रासलैंड हमने आपको ये बताई थी, क्लियर है। तो 23 डिग्री से 66 मान लो, 23 से 66 तक क्या रहता है, यहां का जो टेम्परेचर रहता है तो वो कैसा रहता है, एकदम कोल्ड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। मॉडरेट तरह के जो जियोग्राफिकल फिनोमिनाज है, तो यहाँ पे बहुत लिवेबल और एक बहुत अच्छा ठंडा क्लाइमेट रहता है। तो ये टेम्परेट एरिया में जो ग्रासलैंड पाई जाएगी वो कौन सी रहेगी, टेम्परेट ग्रासलैंड रहेगी, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, तो ये है श्रब्स, ठीक है। श्रब्स क्या है, तो थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स आर ग्रोज इन ड्राई रीजन। अब जहां पे बहुत कम, मॉडरेट के बाद में जहां पानी बहुत कम होता है, तो वहां पे श्रब्स और थ्रोनी श्रब्स, मतलब कांटे वाले श्रब्स वगैरह, ये सारी चीजें ग्रो करती है। अब देखो मैंने ये हरा भरा लगा दिया, इतना हरा भरा नहीं रहता, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, डेजर्ट एरिया, तो वहां पे श्रब्स और मतलब छोटा जो कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे रहते हैं, कांटेदार झाड़ियां रहती है, वो एरिया होता है एक, ठीक है। तो ये था क्या, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और वेजिटेशन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ रहेगी वहां पे। घने जंगलों में आपको, जंगलों में बहुत सारे रेप्टाइल्स वगैरह, सांप, ठीक है, क्रोकोडाइल, ये सारे जानवर मिल जाएंगे। अब जैसे खुले खुले, अब बर्फ है तो बर्फ के ऊपर पेंगुइन मिलेगी आपको। तो वो वेजिटेशन पे क्या रहेगा, वाइल्ड लाइफ डिपेंड करती है, जिसे हम चैप्टर में सब्सिक्वेंटली पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे और हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे, श्रब्स भी पढ़ेंगे, तो श्रब्स ग्रासलैंड में कवर करवा दूंगा मैं। तो फॉरेस्ट में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कोनिफेरस फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर ये जो श्रब्स का पार्ट जो हो जाएगा, थ्रोनी बुशेस और टुंड्रा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं वो आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब दोनों की कहानी जुड़ी हुई है, रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन, दोनों को जोड़ के देखोगे एक साथ तो समझ में आएगा। ये कहां पे आते हैं सबसे पहले, तो ट्रॉपिकल। अभी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कि ट्रॉपिकल सुनते से समझ आना चाहिए कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये ट्रॉपिकल है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब ये हमेशा हरे भरे रहेंगे। हमेशा हरे भरे क्यों रहेंगे, क्योंकि इन्हीं फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट है तो हरे भरे रहेंगे, मतलब ये उस एरिया में पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास 0 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इक्वेटर पे हर अगले दिन बारिश हो जाती है, क्योंकि यहां पे इक्वेटर पे सनरेज आती है ज्यादा, तो बहुत ज्यादा एयर मासेस, वाटर वेपर्स ऊपर उठ जाती है, कंडेंस होती है और बारिश हो जाती है। तो रोज पानी आता है वहां पे, शाम होते होते रोज बारिश हो जाती है इक्वेटर वाले एरिया पे। रोज पानी मिल रहा है पेड़ों को, तो पेड़ कैसे रहेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे, ठीक है। रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है इसीलिए एवरग्रीन रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। 1 2 का 4, 4 2 का 1 हो गया यहाँ पे। These thick forest occur in the region near equator and close to the tropics, as I explained, इक्वेटर के पास में और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो मान के चलो कि 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री के आसपास जहां खूब बारिश होती है, तो इस ट्रॉपिकल एरिया में जहां खूब बारिश होती है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। दीज फॉरेस्ट ऑब्जर्व अ हॉट क्लाइमेट, ठीक है। एक ऐसा जो क्लाइमेट होता है तो बहुत गर्मी रहती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आ रही है, डायरेक्ट इंसुलेशन आ रही है। हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, साल भर खूब बारिश रिसीव होती है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। अब ट्रीज जो है तो ये कभी अपनी पत्तियां गिराते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो लीफ शेडिंग सीजन होता है। अगर जैसे इंडिया की बात करें हम, जो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, उन लोगों को छोड़ के अगर जो दूसरा वाला पार्ट इंडिया का, वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक टाइम पीरियड में यूजुअली समर्स के आसपास क्या होता है, सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं। तो अपनी लीव्स को क्यों शेड करते हैं, क्योंकि लीव्स से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा जो रहता है लीव्स में, तो उससे पानी बाहर उड़ के चले जाता है, ठीक है। और गर्मियों में पानी की जरूरत होती है बहुत, तो पेड़ क्या बोलते हैं, ना रहेगी पत्ती ना जाएगा पानी, ठीक है। तो अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, कभी ट्री अपनी लीव्स गिराते ही नहीं है किसी स्पेसिफिक सीजन में। क्यों, क्योंकि बोलते हैं हमारे पास तो बहुत सारा पानी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह रहे हैं ना इसे, तो पानी खूब है, तो बोलते हैं कि गिराने की जरूरत ही नहीं पत्तियां। थिक कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो कैनोपी कवर रहता है बहुत थिक रहता है। कैनोपी क्या होती है, जो ऊपर से आपको तरह शेड दे रहा है ना, वो कैनोपी होता है, कवरिंग एरिया जो होता है। तो ये पेड़ों की जो कैनोपी बनती है, ये कैनोपी बनती है, ठीक है। ये पेड़ ने अपने क्या कर लिया, अपनी पत्तियों से पूरा एक जो कवर बनाया ना, वो कैनोपी रहती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो कैनोपी रहती है, बहुत थिक कैनोपी रहती है, बहुत डेंसली स्प्रेड कैनोपीज रहती है, इतनी डेंसली रहती है कि डे टाइम में भी लाइट नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि
डे टाइम में भी सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती थिक कैनोपी के कारण से। ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी आर कॉमन हियर। पेड़ पाए जाते हैं, बताया मैं, रोजवुड हो गया, महागोनी हो गया। तो वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं। जैसे अमेजोन में आप देखोगे तो बड़े जानवर भी रहते हैं, उसी के साथ साथ में रेप्टाइल्स, ऐसे जो ह्यूमिड टाइप ऑफ लिजर्ड वगैरह, तरह तरह की, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, ये सारे जानवर जो है वो पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। अब एक शब्द बदला है बस, एवरग्रीन की जगह डेसिडियस आ गया है। तो डेसिडियस और एवरग्रीन में क्या डिफरेंस है, देखो समझना क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने क्या देखा था कि वहां पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। डेसिडियस में लेकिन क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो जाती है। ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया, इस ट्रॉपिकल एरिया में कहीं पे बारिश ज्यादा होने के कारण, कहीं पे बारिश कम होने के कारण वेजिटेशन में डिफरेंस आ जाता है। और जहां बारिश ज्यादा होती है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहलाएंगे, और जहां बारिश की मात्रा थोड़ी कम हो जाती थी, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस होते क्या है, तो देखो क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन दी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। मतलब यहां पे बारिश 12 महीने नहीं होती है, जिस तरह से हमने एवरग्रीन में देखा था, क्या इक्वेटर पे है अगर फॉरेस्ट तो ये लो रोज शाम को बारिश लो, ठीक है, तो उस तरह से वहां पे बारिश बहुत होती है। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट, तो यहां पे जब तक बारिश का समय रहेगा तब तक बारिश मिलेगी उन्हें, मॉनसून वाले टाइम पीरियड में मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर बीइंग फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका इन द सेंस क्या है, ये साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, जो इक्वेटर जहां से होकर गुजर रहा है। तो सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको के नीचे वेनेजुला, ब्राजील, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसे सेंट्रल अमेरिका कहा गया है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां बारिश कम होती है, वहां पाया जाता है। तो दूसरे बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सुनने लायक चीज है ये। क्या, मैप लर्निंग इज मस्ट। ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको मैप बस ऐसे आंख बंद करना चाहिए और मैप पूरी पिक्चर सामने आ जाना चाहिए, यहाँ पे ये चीजें हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। एवरग्रीन में मैंने क्या बताया था कि पानी का घमंड है वहां पे पेड़ों को। पेड़ क्या बोलते हैं, हमारे पास तो खूब पानी, हम तो पत्तियां हमारी गिराएंगे नहीं। लेकिन यहाँ जो पेड़ है तो ये मजबूर है, क्यों, क्योंकि हार्श समर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत तेज सनलाइट आती है, तो उसके चलते कि उनका जो वाटर है तो वो अगर लीव्स रहेगी तो सूरज दादा पूरा पानी क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे। तो उस सेंस में पानी को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ट्रीज जो होते हैं तो वो अपनी लीव्स को शेड कर देते, पत्तियां गिरा देते। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, ताकि पानी बचाया जा सके पेड़ों के द्वारा। ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो, टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज आर दी कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। ठीक है, फिर इनका पूरा फूड चेन होता है, तो छोटे रैबिट वगैरह ये जानवर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब देखो क्या है, फॉरेस्ट भी वही है, ठीक है, एवरग्रीन भी वही है, बस ट्रॉपिकल से टेम्परेट हो गया है। ये ट्रॉपिकल टेम्परेट का क्या खेल है, ट्रॉपिकल सुनते से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि 23 डिग्री से 23 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपको टेम्परेट सीखना है। तो टेम्परेट एरिया जो रहता है उसे मिड लैटिट्यूडनल जोन भी कहा जाता है। मिड लैटिट्यूडनल क्यों, क्योंकि ये देखो नीचे तो ट्रॉपिकल आ गया और ऊपर क्या आता है, टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन मतलब जो बर्फ वाला एरिया रहता है ना, रफली बता रहा हूं मैं, रफली 66 डिग्री के ऊपर जो रहता है तो वो बर्फ वाला एरिया रहता है, ऊपर टॉरिड नीचे ट्रॉपिक। तो मिड लैटिट्यूड में जो जोन पाया जाता है, रफली कहां से कहां तक, तो रफली आप 30 डिग्री से 60 डिग्री मान लो। ठीक है, तो वो जो एरिया रहता है उसे टेम्परेट रीजन कहा जाता है। ऐसे लैटिट्यूड के हिसाब से अलग अलग एरियाज बना दिए गए हैं। ठीक है, डिग्री तो दी गई 90 डिग्री तक, और उन डिग्रीज के बीच में 3 कैटेगरी बना दी है। तो अगर मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री से 23 डिग्री तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ट्रॉपिकल एरिया, बीच में टेम्परेट और उसके ऊपर टॉरिड। एक बार सीखियो, हमेशा के लिए सीखियो, ध्यान रखना इस चीज को। तो इट इज लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। टेम्परेट एरिया पूरा रहेगा मिड लैटिट्यूडनल रीजन, लेकिन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां रहेंगे, एवरग्रीन बोल रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे कोस्टल रीजन पे। तो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स। अब ये कोस्टल रीजन बोल दिया मैंने आपको, कोस्टल रीजन में भी अधिकतर ईस्टर्न, अधिकतर हमेशा नहीं, ठीक है, अधिकतर ईस्टर्न मार्जिन पे। तो क्या कहेंगे हम कि मिड लैटिट्यूडनल जोन जो है, जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में जो कोस्टल एरियाज रहते हैं, ठीक है, मतलब समुद्र के जो तट रहते हैं, तो कोस्टल एरियाज में भी ईस्टर्न मार्जिन पे, वेस्टर्न पे नहीं, कोस्टल एरिया में भी ईस्टर्न मार्जिन पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जगह समझ में आ गई क्यों पाए जाते हैं। जैसे एरियाज क्या क्या लिखे हैं, एग्जांपल के लिए हम देखें, साउथ ईस्ट एशिया होता है, साउथ चाइना होता है, साउथ ईस्ट ब्राजील होता है। तो ये एरियाज अगर मैप पे देखोगे आप, तो ये वाला एरिया हो गया आपका ट्रॉपिकल। अब क्या होता है, तो टेम्परेट इसके नीचे इसके ऊपर पाया जाएगा। ठीक है,
अब मैंने आपसे क्या कहा कि टेम्परेट कोस्टल एरिया में और ईस्टर्न साइड में, तो जैसे ये यहां पे यूएसए के ईस्टर्न मार्जिन पे, फिर चाइना तो ये साउथ चाइना में, ठीक है, साउथ ईस्ट ब्राजील, तो साउथ ईस्ट ये, तो ये ब्राजील का ये वाला पार्ट जो है। तो देखो क्या होता है, यहां पे क्या होता है, साइक्लोन आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। कॉमनली जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं ना, तो टेम्परेट साइक्लोन के कारण आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी साइक्लोन आते हैं। हमारे यहाँ जो साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। तो जो साइक्लोन आते हैं, ये साइक्लोन क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं। और ये साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है तो बहुत अधिकतर आते रहते हैं, और इस कारण से क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल जो है, ठीक है, यहाँ पे वार्म एयर मासेस और कोल्ड एयर मासेस दोनों मिलती रहती है। अब जब वार्म एयर मासेस और कोल्ड एयर मासेस मिलती है तो उस कारण से क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस, मतलब वो साइक्लोन वाली प्रोसेस बनती है, और साइक्लोन के कारण यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो इसी कारण से कहा गया है, देखो एवरग्रीन है मतलब क्या है कि पानी खूब मिलता है, और ये जो एरियाज हैं ईस्टर्न मार्जिन पे, कोस्टल एरियाज जो हैं, तो यहां पे टेम्परेट एरिया में बारिश होती है, और इसी बारिश के कारण क्या होता है, जो वेजिटेशन यहां पाया जाएगा वो होगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सम अप करें एक बार फिर से, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन्स में, कोस्टल मार्जिन पे, ठीक है, कोस्टल मार्जिन में भी जो ईस्टर्न एरिया है वहां पे पाए जाते हैं। और वहां पे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है तो साइक्लोनिक रेनफॉल को रिसीव करते हैं, इस कारण से यहां पे एवरग्रीन लश फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, ठीक है। अब यहां पे जो पेड़ पाए जाते हैं, तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं। हार्डवुड सॉफ्टवुड क्या होता है, तो अंदर जो पल्प रहता है ना लकड़ी का, उस हिसाब से हार्डवुड सॉफ्टवुड बनते हैं। तो दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, एक्लेप्टस, ठीक है। तो ओक ट्री, पाइन ट्री, एक्लेप्टस, तो ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। अब ये सॉफ्टवुड जो होते हैं तो इसके अलग एडवांटेजेस हैं, क्रिकेट बैट वगैरह बनाए जाते हैं। हार्डवुड के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, फर्नीचर बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल यूजेस होते हैं यहाँ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे उतने खूंखार जानवर भी नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो बताया, तो क्योंकि वहां पे मॉइस्चर बहुत रहता है, वहां पे क्या रहता है, मॉइस्चर के कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। वहां पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो भी बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह। यहाँ पे देखने को क्या मिलते हैं, तो वैसे बड़े जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे जैगुआर वगैरह हो गया, कैट फैमिली के जो बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाइल्ड लाइफ होती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो पिछले वीडियो में टेम्परेट तो था, फॉरेस्ट भी था, डेसिडियस की जगह एवरग्रीन था, ठीक है। अब हमने लिया है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक उसी तरह से जिस तरह ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो एवरग्रीन और डेसिडियस में मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, जिस फैक्टर के हिसाब से हम तय करते हैं कि हाँ ये फॉरेस्ट एवरग्रीन है, हाँ ये फॉरेस्ट डेसिडियस है। वो फैक्टर था रेनफॉल, सिंपल। अब वही चीज यहां पे भी होने वाली है। टेम्परेट डेसिडियस और टेम्परेट एवरग्रीन दोनों पाए जाएंगे टेम्परेट ही रीजन में। अब इस रीजन के ऊपर नीचे आएगा टेम्परेट रीजन, तो ये हो गया टेम्परेट रीजन 66 डिग्री तक, नॉर्थ वाले पार्ट से लेके चलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो रहता है तो वो कहां पाया जाता है, साउथ और ईस्टर्न मार्जिन पे, ठीक है, साउथ और ईस्टर्न मार्जिन पे। वैसे ही टेम्परेट रीजन में, ठीक है, ये जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में ऊपर वाला एरिया जो रहेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के ऊपर वाला, जो ऊपर वाले लैटिट्यूड्स रहेंगे, तो एट फर्दर हायर लैटिट्यूड्स टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है, यहां पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप में, तो वेस्ट में कोस्टल रीजन्स में आ रहा है। उसके बाद में जो नदर्न पार्ट है, ठीक है, टेम्परेट रीजन का जो नदर्न पार्ट है वहां पे पाया जाता है, ठीक यहां इन एरियाज में, ठीक है, चाइना के भी इन एरियाज में पाया जा रहा है। क्लियर? ये इन एरियाज में क्यों पाया जा रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस मतलब बारिश कम हो रही है, यहां बारिश क्यों कम हो रही है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बारिश क्यों होती थी? क्योंकि यहां पे क्या है, लो प्रेशर रहता था, ये लो प्रेशर और यहां हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर जहां बॉर्डर पे मिलता था, तो वहां तो क्या होता था, साइक्लोन के कारण बारिश हो जाती थी। तो ये जो बॉर्डर है ट्रॉपिकल और टेम्परेट की, यहां तो साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाएगी, लेकिन जो टेम्परेट रीजन में ऊपर वाला पार्ट होगा, टेम्परेट रीजन में ऊपर वाला पार्ट होगा, तो यहां बारिश कम होगी, लेकिन है तो टेम्परेट रीजन, तो यहां जो वेजिटेशन पाया जाएगा वो डेसिडियस पाया जाएगा। ठीक वैसा ही जैसा ट्रॉपिकल में होता था। मान लो कि अंडमान निकोबार आइलैंड और ये सुमात्रा वगैरह, यहां पे खूब बारिश हो रही है, ब्राजील में यहां पे खूब बारिश हो रही है, तो यहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, और जो जहां बारिश नहीं हो रही थी इंटीरियर में, जैसे मान लो, या फिर इंडिया में यहां पे बारिश नहीं हो रही है, तो यहां ट्रॉपिकल डेसिडियस था। ठीक उसी तरह टेम्परेट एवरग्रीन वहां पाया जाएगा जहां बारिश हो रही थी, और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां टेम्परेट डेसिडियस। आया समझ में? अब देखो सिर्फ बोल देना हाँ यहां इसलिए, वो एक आसान चीज हो जाती है, लेकिन अगर कारण समझ में आएगा तो फिर आप जीवन भर नहीं भूलोगे आप। डेसिडियस की वही कैरेक्टरिस्टिक, डेसिडियस और एवरग्रीन के बीच में अगर कभी भी डिफरेंस लिखने को आ जाए तो एक पॉइंट हमेशा पकड़ के चलना कि डेसिडियस होते तो दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, और एवरग्रीन क्या रहते हैं, दे नेवर शेड देयर लीव्स। बस ट्रॉपिकल डेसिडियस एक ड्राई सीजन में, समर्स में, जो कि अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, लीव्स को अपनी गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच, तो ये सारे पेड़ पाए जाते हैं, ओक ट्री, एश ट्री, बीच ट्री। एनिमल्स की बात की जाए, वाइल्ड लाइफ की,
तो यहां पे भी एक अच्छा वेजिटेटिव ग्राउंड होता है, खाने पीने को ठीक मिलता है, तो तरह तरह के जानवर मिलते हैं, डियर, फॉक्स, वुल्फ्स, ठीक है, आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। और उसी के साथ साथ में बर्ड्स, जैसे पीजेंट बर्ड, उसके बाद में मोनल बर्ड, सुंदर सुंदर से बर्ड्स भी पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में। अभी तक के वेजिटेशन जितने भी पढ़े 4 वेजिटेशन, वो तो समझ में आए, ठीक है, ट्रॉपिकल में है, टेम्परेट में है। ये मेडिटेरेनियन कैसा नाम हुआ? तो आपको ये भी पता है कि एक सी है, मेडिटेरेनियन सी। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, एक तरह से इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर पे जो सी, वाटर बॉडी जो है, इसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। और मेडिटेरेनियन सी के पास में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, खास करके साउथ वेस्ट और वेस्टर्न मार्जिन पे जो वेजिटेशन ऑब्जर्व किया गया था, उस वेजिटेशन को नाम दिया गया है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड में यही पाए जाते हैं, और भी दूसरे एरियाज में पाया जाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, टेम्परेट, एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। मैंने आपको बताया था, देखो अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास हमने वेजिटेशन देखा था, जो साउथ ईस्ट रहेगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। थोड़ा नॉर्थ में चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे कॉन्टिनेंट्स की मार्जिन पे, तो वहां पे आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन की, तो ये वेस्ट मार्जिन हो गई कॉन्टिनेंट्स की, ये साउथ वेस्ट मार्जिन हो गई। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे क्या होता है? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन एरियाज, जो बॉर्डरिंग एरिया, जो कोस्टल रीजन है, वहां पे इस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है। ये जो वेजिटेशन होता है, तो बहुत प्लीजेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर ग्रो करता है। प्लीजेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या चीजें आ जाएगी? तो दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स का मतलब क्या हो गया? तो ये एरिया में क्लाइमेट किस तरह का रहता है कि समर जो रहेंगे, अब क्योंकि टेम्परेट रीजन में है, तो वैसे तो समर्स उतने स्क्रॉची नहीं होते, बहुत ज्यादा धूप नहीं होती है, और उसके साथ साथ में विंटर्स जब आते हैं तो माइल्ड रेनी विंटर्स। माइल्ड रेनी विंटर्स मतलब क्या है कि विंटर्स के टाइम पे बारिश हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने अगर एक मूवी देखी होगी हे बेबी, उस मूवी में जो बेबी रहता है छोटा सा, तो बारिश में बाहर गीला हो जाता है, विंटर्स का टाइम रहता है, क्रिसमस के आसपास का, और सीन कहां का था? यूरोप का सीन था वो। तो अब रिलेट करो, जो बारिश हुई थी यूरोप में विंटर्स में, तो वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन में उस तरह की बारिश देखने को मिलती है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। तो मतलब जो विंटर्स होते हैं, उन विंटर्स में बारिश होती है। फिर अगली चीज क्या है? सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर। अब जो जिस तरह का क्लाइमेट बनता है कहां पे? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में, तो वहां पे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह, ग्रेप्स वगैरह, जो खट्टे फल होते हैं ना, वो कल्टीवेट किए जाते हैं यहाँ पे। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। अब एक चीज और समझना, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट इतना प्लीजेंट होता है कि लोग यहाँ पे सेटल होते चले गए। लोग एरियाज में जब अच्छा क्लाइमेट है तो लोग क्या करते हैं? लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ये जो वेजिटेशन वाला एरिया है, तो यहाँ पे या तो आपको फार्म्स मिलेंगे सिट्रस फ्रूट्स के बड़े बड़े, या फिर क्या चीज देखने को मिलेगी आपको कि लोग रह रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ के लिए तो जगह बची ही नहीं है। उस सेंस में क्या है? देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। तो देखो, मीनिंग इज इन द नेम इटसेल्फ, कि कौन शेप में वेजिटेशन पाया जाता है यहाँ पे। इस तरह से पेड़ कौन शेप में होते हैं? पॉइंटेड पीक्स होती हैं। इन दी हायर लैटिट्यूड्स कितने? 50 से 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं हायर लैटिट्यूड्स में। अब ये हो गया 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो एरिया रहेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल वेजिटेशन वाला। उसके बाद में यहां पे जो रीजन रहेगा ये टेम्परेट रीजन रहेगा 30 से 60 डिग्री के बीच में, कि 50 से 70। तो जो दूसरे और हायर लैटिट्यूड्स रहते हैं, जितना मैं शेड कर रहा हूं ये वाला, ठीक है, 50 से 70, इस एरिया में कोनिफेरस वेजिटेशन पाया जाएगा। अब ऊपर क्यों नहीं गए 90 डिग्री तक? ऊपर क्या आइस शीट्स हैं, पूरी बर्फ जमी हुई है ऊपर, तो ऊपर वहां पे वेजिटेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वेजिटेशन जो 50 से 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है वो कोनिफेरस वेजिटेशन होता है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो आप जमीन से ऊपर जाएंगे ना, तो भी कोनिफेरस वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा। टैगा का मतलब ये होता है रशियन लैंग्वेज में कि प्योर और अनटच्ड, क्योंकि ये वेजिटेशन जो है तो हायर लैटिट्यूड्स पे होता है। तो हायर लैटिट्यूड्स पे होने के कारण क्या है कि वहां पे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स का जो आना जाना होता है वो कम होता है। इस कारण से उसे प्योर या फिर अनटच्ड, हिंदी में जैसे कहें तो पवित्र माना जाता है इस फॉरेस्ट को, रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आगे क्या है? टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प which is used for manufacturing paper and newsprint, match boxes and packing box। हार्डवुड होता है और एक सॉफ्टवुड होता है। तो सॉफ्टवुड जो रहता है उससे क्या है कि पल्प निकाला जाता है, उस पल्प का यूज किया जाता है न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए, जो पेपर डेवलप किया जाता है उसके लिए, ठीक है। फिर मैच बॉक्सेस जो रहते हैं, तो माचिस की जो लकड़ियां होती है, देखिए आपने कितनी सॉफ्टवुड रहती है वो, उन सारे पर्पसेस के हिसाब से सॉफ्टवुड को यूज किया जाता है। तो वो सॉफ्टवुड जो है वो
इन कोनिफेरस वेजिटेशन वाले एरियाज में पाया जाता है। पेड़ कौन कौन से हैं? तो चीर, पाइन, सिडार आर दी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट में चीर, पाइन, सिडार इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगली चीज क्या है? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर आदि कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। चीर ट्री जो होता है, तो आप देखो ये कोनिफेरस टाइप से होगा, ऐसे कोन लाइक शेप बनाते हैं। उसके बाद में मिंक, तो ये मिंक ये जानवर होता है। मिंक हिंदी में से उदबिलाव कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। कनेक्ट करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमने क्या क्या देखा अभी तक? तो फॉरेस्ट वाला पार्ट देखा। अब ग्रासलैंड वाले पार्ट पे आते हैं, और ग्रासलैंड में भी इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि ग्रासलैंड क्या होता है। तो वो लैंड पार्ट जहां पे कोई मेजर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत डेंस वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है, फॉरेस्ट की तरह बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, और क्या होता है, प्लेन एरियाज पे ग्रास ग्रो कर रही होती है, तो वो ग्रासलैंड बन जाती है। अब ग्रासलैंड में भी क्लासिफिकेशन क्या आ जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का और टेम्परेट ग्रासलैंड्स का। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या कहानी है, ये भी आपको पता है। देखो टेम्परेट सीख जाओगे तो आधी चीजें आप शब्द पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और ये इक्वेटर हो गया, तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है तो कहां पाई जाती है? ये इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। जैसे अफ्रीका, इंडिया जैसे यहां पे आ जाएगा, लेकिन इंडिया के नदर्न पार्ट टेम्परेट रीजन में चले जाएगा। फिर उसके बाद में ब्राजील और वेनेजुला, तो ये सारी कंट्रीज ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाती है। अब इन ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाएगी, ठीक, और वहां पे अगर कोई मेजर डेंस वेजिटेशन नहीं है, बहुत ज्यादा पेड़ नहीं है, ठीक है, प्लेन एरिया है, उस पर ग्रास है बहुत लंबे दूर तक, वो ग्रासलैंड बन जाती है। मेनली क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ट्रॉपिकल एरिया में होने के कारण क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रहती है, बहुत ज्यादा सनलाइट आने के कारण, और लो रेनफॉल के कारण। लो रेनफॉल इन द सेंस कि कुछ रीजन्स में, अब आप बोलोगे ट्रॉपिकल रीजन में तो बारिश होना चाहिए, तो जी हाँ, जहां बारिश हो रही है तो वहां तो अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बन ही जाएंगे। लेकिन जहां पे बारिश कम, मॉडरेट रेनफॉल है, मॉडरेट रेनफॉल होने के साथ साथ हीट तो ट्रॉपिकल में सेम ही अमाउंट में आना है, तो जितना पानी गिर रहा है वो भी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डेंस वेजिटेशन नहीं जगह ले पाता है, और उस कारण से प्लेन एरिया रहता है, ग्रासलैंड रहती है पूरी, ठीक है। अब वेजिटेशन किस तरह का होता है? तो मेनली ग्रास ग्रोज इन दी एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि इन एरियाज में मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल रहती है। तो जो मैंने आपको अभी समझाया कि कोई बड़ा वेजिटेशन, ट्रीज वगैरह नहीं होते, ग्रास ही रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं। आगे, ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, और ये जो ग्रास ग्रो हो रही है तो बहुत ऊंची भी हो सकती है, बड़ी बड़ी ग्रासेस हो सकती है, जैसे 3 to 4 मीटर्स, ठीक है, 3 मीटर से 4 मीटर ऊंची ग्रासेस हो सकती है इन हाइट। इसे एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, ठीक है। अब इस तरह का जो ग्रासलैंड है, तो एक एग्जांपल कहां है? सवाना ग्रासलैंड। तो अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसे सवाना ग्रासलैंड कहा जाता है। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। क्या कि ये जो ग्रासलैंड होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इक्वेटर के आइदर साइड पे एग्जिस्ट करती है। दीज अकर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स। फिर उसके बाद में जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। इस बताना मैं और आपको भूल गया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जैसे कि ग्रासेस में ग्रो अप टू अ ग्रेट हाइट, 3 से 4 मीटर तक ऊंची ग्रास ग्रो कर सकती है। तो ये देखो, आप फोटो देख लो, ठीक है, एलिफेंट्स वगैरह पाए जाते हैं वहां पे, जेब्रा पाया जाता है, जेब्रा है, ठीक है, और जिराफ वगैरह। तो एक रिच बोलते हैं ना, मेगाफौना जो होता है, मेगाफौना जो होता है, जो बड़े बड़े जानवर जो रहते हैं, तो वो सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखने को मिलते थे। अब पढ़ हम क्या रहे हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, डिफरेंशिएट करना तो सीख ही गए हो अब आप। ट्रॉपिक्स के बीच में जो पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, यहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगी। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहां होगी? जो मिड लैटिट्यूडनल जोन रहेंगे, तो वो टेम्परेट रीजन में पाई जाएगी। फाइन। These are found in the mid latitudinal zone and in the interior part of the continent। और कहां पाई जाएगी? तो मिड लैटिट्यूडनल जोन यानी टेम्परेट रीजन हो गया, और इंटीरियर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट मतलब क्या कि जैसे पूरा लैंडमास है, तो इस पूरे लैंडमास के इंटीरियर में होती है। अब इंटीरियर में क्यों होती है, उसके पीछे भी कारण है। इंटीरियर में होने का कारण यह है कि जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए रहती है वो कोस्टल रीजन्स बन नहीं पाती है, इस कारण से वो इंटीरियर एरियाज में टेम्परेट ग्रासलैंड बनती है। तो ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। अब यहां की ग्रास में और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थी, दोनों की ग्रासलैंड्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? तो यहां की जो ग्रास रहती है वो क्या रहती है? शॉर्ट रहती है और न्यूट्रिशियस रहती है। और वहां पे हमने ग्रास देखी, ग्रासेस में ग्रो अप टू अ लार्ज हाइट, ठीक है, ग्रेट हाइट, 3 से 4 मीटर तक की ऊंची हो जाती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड में सिचुएशन हियर इज टोटली रिवर्स्ड। यहां की जो ग्रास होती है तो वो क्या होती है? शॉर्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है। छोटी ग्रास है, न्यूट्रिशियस है, तो ऐसा है, न्यूट्रिशियस शब्द सुन के ऐसा नहीं है कि इंसान खाने पहुंच जाते हैं ग्रास, मतलब वो किसके लिए? जानवरों के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए जो डेयरी फार्मिंग वगैरह होती है, तो अर्जेंटीना वगैरह में डेयरी फार्मिंग लोग
प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना में जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है ना, तो वहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड के चलते जो फॉडर चाहिए रहता है, जो जानवरों को खिलाने के मटेरियल चाहिए रहता है, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ क्या है, सफिशिएंटली अवेलेबल रहता है और न्यूट्रिशियस रहता है। तो उसे खाने के बाद में जो कैटल्स रहती है, जो गाय रहती है, भेड़ बकरी रहती है, तो वो क्या होती है, बहुत हेल्दी रहती है और अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इस सेंस में क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड की जो ग्रास रहती है वो शॉर्ट रहती है, न्यूट्रिशियस रहती है और उसके एडवांटेज मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जानवर क्या क्या पाए जाते हैं, वाइल्ड बफेलोज, ठीक है, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन टेम्परेट रीजन। बाइसन हो गया, एंटीलोप हो गया, ये सारे जानवर क्या है, कॉमनली देखने को मिल सकते हैं वहां पे। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज ये हो जाती है कि रेनफॉल तो यहाँ भी रेनफॉल मॉडरेट टू लो ही रहने वाली है, लेकिन उसके चलते क्या हो जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर उतना तेज नहीं रहता है। अब जब टेम्परेचर कम रहता है तो यहाँ की जो ग्रास रहती है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाती है, फ्लरिश कर पाती है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज रहता है तो वो वहां की ग्रास को क्या है, उतना न्यूट्रिशियस नहीं होने देता है। तो वहां की ग्रास क्या है, बड़ी तो हो जाती है लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होल्ड कर पाती है अपने अंदर। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किस नाम से कहां जानी जाती है, टेम्परेट ग्रासलैंड किस नाम से कहां जानी जाती है, वो सीखते हैं। देखो पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ईस्ट अफ्रीका, देखो ये वाला जो पूरा एरिया इतना, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए है। इसमें जो अफ्रीका में ये जो पूरी ग्रासलैंड पाई जा रही है, ये डार्क ग्रीन जो है, अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसे सवाना कहा जाता है। ब्राजील की जो ग्रासलैंड होती है, ये ब्राजील हो गया, ठीक है, ब्राजील में जो ग्रासलैंड है उसे जाना जाता है कैंपोस के नाम से। तो ये ट्रॉपिकल का एग्जांपल है, ठीक है, ये कैंपोस है। यहाँ पे वेनेजुला, तो वेनेजुला कहां है, ब्राजील के जस्ट ऊपर, ये वेनेजुला, ये भी लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में है। तो वेनेजुला में जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसे ल्यानोस के नाम से जाना जाता है। समझ में? तो 3 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ी हमने, सवाना, कैंपोस और ल्यानोस, ठीक है। तो अफ्रीका, ब्राजील और वेनेजुला, ये 3 कंट्री में 3 ग्रासलैंड जो अलग अलग नाम से जानी जाती है, तीनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फाइन। अब आगे क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड वर्ल्ड में कहां कहां है, जो टेम्परेट रीजन है वहां पाई जाएगी। अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड पाई जाती है, टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाएगी सबसे पहले तो, क्योंकि अर्जेंटीना जैसे यहां पे देखोगे आप, ट्रॉपिक्स के नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है। अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है, पंपास। तो अर्जेंटीना में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका नाम है पंपास, ठीक है, ये पंपास हो गई। नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका, उसका नाम है प्रेरीज, पी से पंपास, पी से प्रेरीज। फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली क्या है, कंट्री एक, साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाई जाती है जो टेम्परेट रीजन में पाई जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद वाला जो एरिया है नीचे, ये तो टेम्परेट रीजन में आ गया। ये जो ग्रीन दिख रही है आपको, तो टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाती है साउथ अफ्रीका में, उसे कहा जाता है वेल्ड। केप टाउन वाला जो एरिया है तो वहां पे ग्रासलैंड पाई जाती है। सेंट्रल एशिया में स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, इंडस रिवर के आजू बाजू जो है, जो थोड़ा सा चाइना में है, ठीक, फिर ये सेंट्रल एशिया के पार्ट में है। सेंट्रल एशिया वाले रीजन में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, स्टेपी नाम से जाना जाता है। फाइन। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये जो ग्रासलैंड है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उसे डाउन्स कहा जाता है। 2 ब्रॉड कैटेगरी ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, दोनों आपको पता है। अब उसमें अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जानी जाती है, वो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्रोनी बुशेस के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में बताया कि वेजिटेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फॉरेस्ट हो सकते हैं, फिर ग्रासलैंड हो सकती है और श्रब्स हो सकते हैं। अब श्रब्स क्या होते हैं, ये सवाल। तो जो झाड़ियां होती है ना, मतलब ना पेड़ है ना एकदम प्लेन एरिया ग्रासलैंड है ना ग्रासेस है, छोटा छोटा वेजिटेशन है, बहुत मतलब बहुत छोटी छोटी झाड़ियां हैं, तो वो आ जाती है थ्रोनी बुशेस या फिर थ्रोनी श्रब्स के कैटेगरी में। थ्रोनी मतलब क्या हो गया, कांटे वाले, और बुशेस मतलब झाड़ियां, तो कांटे वाली झाड़ियां। अब कांटे वाली झाड़ियों का भी एक वेजिटेशन हो गया। तो श्रब्स में जो हम झाड़ियां पढ़ने वाले हैं, तो उनमें एक टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या हो गया, थ्रोनी बुशेस। तो इट इज फाउंड इन दी ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। अब दिखती बात है कि ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन जो रहते हैं, मतलब डेजर्ट ही ले लो, तो जैसे इंडिया में भी डेजर्ट, तो डेजर्ट एरिया में इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा अब आपको। अब आप दूर दूर तक देखो, आपको कोई बड़ा पेड़ दिख रहा है क्या, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है इमेज में कोई बड़ा पेड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे थ्रोनी बुशेस, जैसे कैक्टस वगैरह जो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होने के कारण क्या होता है कि ज्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल एंड स्क्रॉचिंग हीट। गर्मी बहुत तेज गर्मी, उसके साथ साथ में बारिश कम गर्मी ज्यादा, तो क्या बहुत कम वेजिटेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट। कैमल मिलता है, फॉक्स, फिर गधे देखने को मिलते हैं, वाइल्ड एस, ठीक। तो ये है इंडिया का ग्रेट डेजर्ट, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में भी, वेस्टर्न राजस्थान में टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक। एंड इट इज नेम्ड एज थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या फिर थार डेजर्ट कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, समझना अब यहाँ पे क्या है। तो एक और तरह का जो लो वेजिटेटिव एरिया रहता है, मतलब ज्यादा पेड़ पौधे जहां नहीं रहते हैं, वो होता है टुंड्रा वेजिटेशन। जैसे ये इक्वेटर है, तो हमने आपको ट्रॉपिकल
वेजिटेशन के बारे में बता दिया पूरा, ठीक है, टेम्परेट वेजिटेशन के बारे में बता दिया पूरा। जैसे थ्रोनी वेजिटेशन पढ़ा है, तो थ्रोनी वेजिटेशन ऐसा कोई फिक्स नहीं कि वर्ल्ड में यहीं पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है जो कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन होती है, जैसे आप इंडिया में देखो तो भी वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, फिर अगर आप और जाओगे अफ्रीका में तो वेस्टर्न मार्जिन पे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, नामीबिया वगैरह ये सारे डेजर्ट आ जाएंगे वेस्टर्न मार्जिन पे। फिर यही आप साउथ अमेरिका में जाओगे तो वेस्टर्न मार्जिन पे वहां पे अटाकामा वगैरह डेजर्ट आ जाएंगे, तो यूजुअली डेजर्ट्स वेस्टर्न मार्जिन पे होते हैं। थ्रोनी बुशेस जो है तो वो वहां पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन जो पाया जाता है, तो जो हमने देखा था कि 70 डिग्री तक तो चलो आपने कॉनिफेरस फॉरेस्ट पहुंचा दिए, अब लेकिन ये जो ऊपर वाला पोलर एरिया है, ठीक है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ठीक है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है, फ्रिजिड जोन, पोल्स वाला जो एरिया है, पोल्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है उसे कहा जाता है टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। टैगा के ऊपर जो आता है, टैगा के बाद में टुंड्रा आता है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टैगा, टुंड्रा, ऐसे आए ना समझ में। ये चार शब्द ध्यान रखना, आपको पूरी लेयर समझ में जाएगी वेजिटेशन की, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, टेम्परेट वेजिटेशन, फिर टैगा वेजिटेशन होता है कोनिफेरस वाला, और ऊपर होता है टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा वेजिटेशन क्या चीज है इसे समझिए, तो इट इज फाउंड इन दी पोलर रीजन, पोलर रीजन में पाया जाता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर, अब ये ऐसा वेजिटेशन होता है कि जहां पे पेड़ पौधे होते ही नहीं है, ठीक है, तो द वेजिटेशन ग्रोथ इज वेरी लिमिटेड, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर, ओनली मॉसेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, ठीक है। तो क्या होता है मॉसेस, लिचन्स मतलब काई, कजी जो होती है ना, कजी बारिश में देखते हैं हम इस तरह की, तो ये वाला वेजिटेशन देखने को मिलता है, कोई बड़े पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और अगर बहुत ही है तो कुछ श्रब्स पाई जाएंगी, कुछ होगा वनस्पति वगैरह जो श्रब्स होती है, कुछ जड़ी बूटी वगैरह इस तरह से मिल जाएगी छोटी छोटी। रामायण अभी आई थी तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब लेके आते तो वो एक तरह का टुंड्रा वेजिटेशन का सीन था, ठीक है, जो हिमालयास पे हाइट्स पे भी मिलता है। तो वहां पे क्या है कि बहुत बारीक छोटी छोटी सी जड़ी बूटियां वगैरह टाइप से रहती हैं, और काई कजी ये सारी चीजें रहती है। तो इट ग्रोज ड्यूरिंग दी वेरी शॉर्ट समर, और इसके बाद में अगर आपको कुछ ग्रीनरी दिख भी रही है थोड़ी सी तो वो समर के टाइम पे, बाकी टाइम कहां चली जाती है, तो देखो क्योंकि टुंड्रा वेजिटेशन बहुत हायर लेटीट्यूड्स पे है तो वहां पे पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है, तो विंटर्स और रेनी सीजन में तो क्या रहेगा, वहां पे बर्फ रहने वाली है, तो बर्फ के ऊपर नहीं होने वाली है, लेकिन समर में जब जमीन खुलती है थोड़ी सी तो उस समय पे आपको क्या दिखेगी, शॉर्ट समर वाले टाइम पीरियड में आपको कुछ वेजिटेशन हल्का सा देखने को मिल जाएगा। This vegetation is found in the polar areas of Europe. यूरोप के पोलर एरियाज में ये वेजिटेशन पाया जाता है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी पाया जाता है। अब आप बोलोगे एशिया और नॉर्थ अमेरिका तो पोल के पास है ही नहीं, फिर वहां कैसे पाया जाता है, तो समझना एशिया में जैसे हिमालयाज हो गए, या फिर एशिया का जो रशिया वाला पार्ट है ऊपर वाला वहां पे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जैसे कनाडा वाला पार्ट जो है वहां पे, ठीक है, और हिमालयाज के ऊपर भी, तो इन एरियाज में क्या होता है टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन दी पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। आगे क्या है, The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic condition. अब देखो क्या है, नेचर ने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से मोल्ड किया है कि यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं तो दे हैव थिक फर एंड थिक स्किन, ठीक है, तो बहुत मोटी चमड़ी रहती है, फिर बहुत फरी रहते हैं, बहुत ज्यादा फर रहते हैं, ताकि क्या हो कि उनकी जैकेट बन गई है वो, तो भगवान ने उन्हें जैकेट पहना के ही दुनिया में पहुंचाया होता है ताकि वो क्या कर सके, इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर सके। एनिमल्स में तो सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, दीज आर द एनिमल्स व्हिच वी कॉमनली सॉ इन दिस एरियाज, ठीक है। तो टुंड्रा वेजिटेशन में हम इस तरह के जानवर क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, और क्योंकि वो अडेप्टेबल है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डू यू नो फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल व्हाई? ब्राजील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन क्यों है, क्योंकि वहां बारिश कंटिन्यूअसली होती रहती है, इक्वेटर वहां से निकलता है, तो ब्राजील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसे जाना जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से। जैसे आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, हमारी सबकी बॉडी में लंग्स होते हैं, तो लंग्स का क्या काम होता है, इनहेल एक्सहेल करने के लिए, तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जा रहा है, मतलब अर्थ सांस कहां से लेते हैं, ठीक है। तो अर्थ में जितना भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और रिलीज किया जाता है, सारी चीजें जो होती है, उस चीज के लिए कहीं ना कहीं अमेज़न फॉरेस्ट जो है, जो अमेज़न फॉरेस्ट कहां पे है, अमेज़न फॉरेस्ट ब्राजील के जो पूरा जो फॉरेस्टेड ट्रैक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसे अमेज़न फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना वेजिटेशन है उतने वेजिटेशन से वर्ल्ड में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका एक मेजर चंक वहां से निकलता है, ठीक है। इस सेंस में क्या होता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन देना और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे इंटेक करने का काम ब्राजील में हो रहा है, लंग्स की तरह वो काम परफॉर्म करती है। बट अगर देखा जाए तो बुरी बात क्या है कि अधिकतर फॉरेस्ट फायर वगैरह, जैसे भी कुछ सालों पहले फॉरेस्ट फायर जो थी तो वो वहां पे आपको देखने को मिली ब्राजील में, अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई, अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगी तो हमारे एक तरह से लंग्स जले हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस तरह से क्लिपिंग्स भी आई थी कि लंग्स ऑफ द अर्थ आर बर्निंग। एनाकोंडा, तो एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, तो वो लंग्स के साथ साथ में इस तरह से खतरनाक
सांपों के लिए घर भी होते हैं, तो वहां पे बहुत तरह के अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत डेंस वेजिटेशन होने के कारण, ह्यूमिडिटी होने के कारण रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो उन्हीं रेप्टाइल्स की फैमिली में एक कौन आ जाता है, एनाकोंडा स्नेक भी आ जाता है, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। तो ये इतना विशाल हो सकते हैं कि वो बड़े बड़े जानवरों को सीधे मार सकते हैं, पूरा अंदर गिटक सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़े जानवर कौन से थे, क्रोकोडाइल। एक फैक्ट ये भी है, मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर thick barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में मैंने आपको ये भी बताया था, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहती है, ड्राई समर्स रहते हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स रहते हैं। तो समर्स तो ड्राई है, समर्स में बारिश नहीं हो रही है। अब जब समर्स में बारिश नहीं हो रही तो समर्स में ट्रांसपिरेशन हो सकता है, पानी लीव्स से एब्जॉर्ब किया जा सकता है प्लांट्स की। तो वहां पे प्लांट्स इस हिसाब से, देखो नेचर में हर चीज अडेप्टिव रहती है। देखा आपने इस चैप्टर को जब पूरा पढ़ा तो आपने क्या सीखा इस चैप्टर से? आपने ये देखा कि जो लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि टुंड्रा वेजिटेशन, तो टुंड्रा वेजिटेशन में जिस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे तो वो एनिमल्स की क्या होगी, थिक स्किन होगी, ठीक है, मतलब चमड़ी जो होने वाली बहुत मोटी होगी ताकि उन्हें ठंड ना लगे। फरी होंगे वो बहुत ज्यादा, उनके क्या होंगे, फर होंगे। तो फर से क्या फायदा मिलने वाला है कि उनको थोड़ा सा स्पॉन्जी सा लगेगा, ठंड कम लगने वाली। जैसे पोलार बियर वगैरह देख लो तो उनका थिक कोट होता है, फर कोट होता है, एक तरह से उन्हें भगवान ने जैकेट पहना के पहुंचाया होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि पेड़ों का भी रहता है कि कैक्टस जो है मान लो जैसे, तो वहां पे क्या है कि बहुत गर्मी रहती है और कैक्टस को कोई खा ना जाए, क्यों, क्योंकि वो हरा दिख रहा है बीच रेगिस्तान में, तो इसीलिए भगवान ने उसमें कांटे लगा दिए कि कोई खाए ना उसे, ठीक है। और तो उसी तरह से क्या होता है कि मेडिटेरेनियन ट्रीज जो होते हैं वो भी बहुत अडेप्टिव होते हैं। तो मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ मतलब क्या है कि वो नेचर के हिसाब से, जो प्लांट्स रहते हैं उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि वो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में क्या रहने वाले, ड्राई समर्स रहने वाले हैं। दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स, ठीक है। तो जो बार्क होती है ना ट्री की, जैसे ट्री की स्टेम है तो ये जो बार्क रहने वाली, ठीक है, ट्री की जो खाल रहती है, बार्क रहती है, तो वहां पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में जो ट्रीज हैं उनकी बार्क क्या रहती है, बहुत थिक रहती है ताकि पानी उनके अंदर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू एवापोरेट ना हो। एंड वैक्स कोटेड लीफ, जैसे सिट्रस फ्रूट्स की जो पत्तियां रहती है तो वो पत्तियां ऐसी वैक्सी रहती है, ठीक है, चिकनी रहती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा जो रहता है, जो ओपनिंग रहती है, वो ओपनिंग क्या हो जाती है, क्लोज रहती है वैक्स के कारण, तो ट्रांसपिरेशन के चलते ज्यादा इवोपरेशन नहीं होता, ज्यादा पानी उनका वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से वो बहुत अडेप्टिव रहते हैं, ठीक है। और एक और चीज क्या है मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में, मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज दी ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन वाले एरिया में जितने भी ट्रीज पाए जाते हैं, तो उस एरिया को ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑर्चार्ड्स क्यों, गार्डन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे आपने देखा कि फ्रूट्स वाले ट्री लग रहे हैं, ठीक है, ग्रेप्स हैं, यहाँ पे ऑरेंज है, तो इस तरह से उसे क्या बनाया गया है, ऑर्चार्ड्स बनाया गया। तो दे आर नोन एज दी ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन होता है। फाइन, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट।